हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चार्जेस ऑन कोलॉइड्स और उसके बाद हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में हमने जेटा पोटेंशियल एक टर्म थी, ठीक है, जो कि हमने पढ़ ली थी। आज की क्लास में हमें कुछ और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ ना कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे और जो किसके अंडर आएंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स के अंडर आती हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ चार्ज कॉलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। हमने अभी स्टडी किया कि जो कुछ कॉलॉइड्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ कॉलॉइड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो उन कॉलॉइड्स, उन चार्ज कॉलॉइड पार्टिकल्स का अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें और वो जो हमारे पास अपोजिटली चार्ज कॉलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करें, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास जो हमारे पास कॉलॉइड्स नेगेटिवली चार्ज होंगे पार्टिकल्स, वो किसकी तरफ मूव करेंगे बच्चों? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड की तरफ, ठीक है, जो कि क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारे पास टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाकुलेशन, और जिसको हम कहते हैं बच्चों फ्लक्चुएशन भी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है वो ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वो इन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों क्वाकुलेशन प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है किसी चीज़ का क्वाकुलेट हो जाना? जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे कि हमारे पास ब्लड है, ठीक है, उसकी क्लोटिंग हो जाती है, तो वो क्या होता है? क्वाकुलेशन होता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ अ क्लोइडल सोल्यूशन इनटू अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड क्वाकुलेशन और फ्लक्चुएशन। अगर हमारे पास देखो, हमने वहाँ पे एक पेप्टाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था। पेप्टाइजेशन क्या था? जिसमें प्रेसिपिटेट किस में कन्वर्ट हो रहा था? क्लोइडल सोल्यूशन में, ठीक है। बट यहाँ पे क्लोइडल सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रेसिपिटेट में। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? क्वाकुलेशन और फ्लक्चुएशन, ठीक है। और अगर हमें कोएगुलेशन को कैरी आउट करना है, ठीक है, अगर हमें चाहते हैं कि कोई भी कोलोइडल सोल्यूशन, उसके कोलोइडल सोल्यूशन है, उसके प्रेसिपिटेट बन जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना पड़ता है, और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं? कोएगुलेटिंग एजेंट। मतलब जो कोएगुलेशन करवा दे उसे हम क्या कहेंगे? कोएगुलेटिंग एजेंट, ओके। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है? कोएगुलेटिंग एजेंट बच्चों क्या करता है ऐसा कि वो उससे किससे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है? कोएगुलेटिंग एजेंट क्या करता है? हमारे पास क्लोइडल सोल्यूशन होता है, क्लोइडल सोल्यूशन पे कोई ना कोई क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है। हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं कि उसके अपोजिट चार्ज का, मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज क्लोइड है तो हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ऐड करेंगे कि उसमें से आपके पास क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या कर देंगे? उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज होगा वैसे ही प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे लिखा ना, कोएगुलेटिंग एजेंट इट न्यूट्रलाइज द चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉलॉइड्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लायोफोबिक सोल्स आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो कॉलॉइड्स होते हैं आपके पास, वो क्यों स्टेबल होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास बच्चों ये है सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल है, मतलब एक कॉलॉइड है, सिल्वर आयोडाइड का कॉलॉइड है, और क्या है? हमने उसके अंदर एडिशन किया है, पोटाशियम आयोडाइड को हमने ऐड किया है, ठीक है। तो पोटाशियम आयोडाइड देखो, जो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, ये हमने दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल माने हैं, मतलब सिल्वर आयोडाइड के ही दो मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं ना, वन मॉलिक्यूल में इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने पोटाशियम आयोडाइड की एडिशन की तो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन किस आयन का होगा? आयोडाइड आयन का होगा, ठीक है, ये हमने पहले स्टडी किया है। तो AgI के ऊपर I नेगेटिव का प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है बच्चे? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। अगर पास नहीं आ सकते तो इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि रिपेल नहीं करेंगे ना बच्चे, ये रिपेल करेंगे,
ठीक है। बट जैसे ही अगर हमने इसमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर हमने Na पॉजिटिव ऐड कर दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और वो क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। जब चार्ज नहीं रहेगा तो क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे तो चार्ज रिपेल कर रहा है ना एक दूसरे को, अगर चार्ज ही नहीं रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। एसोसिएट मतलब जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज सोल के लिए पॉजिटिव चार्ज कोएगुलेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है और पॉजिटिव चार्ज सोल के लिए नेगेटिवली चार्ज कोएगुलेटिंग एजेंट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन, ठीक है। उसी के बिहाफ पे हमारे पास एक आता है बच्चों हार्डी-शुल्ज़ लॉ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, CBSE एग्ज़ाम में एज यूजुअल इसकी स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डी-शुल्ज़ लॉ एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो क्या है बच्चों इसकी इम्पोर्टेंस और ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है, हमने अभी पढ़ा कि अगर एक नेगेटिव चार्ज सोइल है तो पॉजिटिवली चार्ज कोएगुलेटिंग एजेंट की एडिशन कर दें तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज एजेंट की हम एडिशन कर दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अब कौन सा मतलब हम कौन सा एजेंट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें कि वो जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो क्या कहता है हार्डी-शुल्ज़ लॉ, द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, ठीक है, कि उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करती है कोएगुलेटिंग आयन। इसका मतलब क्या है, आयन हैविंग अ चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। इसको बच्चों में एग्जांपल की हेल्प से यहाँ से समझते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, ठीक है। हमारे पास ये 3 रिएजेंट पड़े हुए हैं, मतलब कोएगुलेटिंग एजेंट है, एक सोडियम, एक मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम, ठीक है। इन तीनों में से सबसे जो मैक्सिमम कोएगुलेट करने की पावर है, ठीक है, मतलब जिसका हम थोड़ा सा अमाउंट ऐड करेंगे तो कोएगुलेशन हो जाएगा, वो कौन होगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। मतलब जिस कोएगुलेटिंग एजेंट के ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस कोलॉइड को आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगा। आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगा मतलब आपके पास क्या होगी, इसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। एक बच्चे एक टर्म होती है कोएगुलेशन वैल्यू, अभी हम डिस्कस करेंगे। कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब होता है कि हमें कितना अमाउंट ऐड करें कि जो हमारे पास जो कोलॉइडल सोल है गिवन वो क्या हो जाए, कोएगुलेट हो जाए, ठीक है। अब देखो ये तो कम पावरफुल है ना, तो हमें इसका ज़्यादा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। सपोज़ करो हमारे पास 10 ml नेगेटिवली चार्ज सोल है एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अगर हमें इसका सपोज़ करो इसकी हमें एडिशन करनी पड़ रही है 5 ग्राम, ठीक है, फिर इसकी एडिशन करनी पड़ेगी 3 ग्राम और इसकी एडिशन करनी पड़ेगी 1 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये है क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा भी अमाउंट अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको कोएगुलेट कर देगा। बट क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कम है, इसकी पावर कम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इस नेगेटिवली चार्ज सोल को कोएगुलेट करने के लिए। ऐसे ही बच्चों पॉजिटिव चार्ज सोल में है, पॉजिटिव चार्ज सोल में हम क्या देखेंगे, हाई नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसके ऊपर 4 नेगेटिव है, इस पूरे आयन के ऊपर, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव है। तो सबसे मैक्सिमम कोएगुलेटिंग पावर किसकी होगी, इसकी होगी, FeCN6 नेगेटिव की होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या था, हार्डी-शुल्ज़ लॉ। अब यही कर रहे हैं कोएगुलेशन वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है। देखो इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन को याद करना क्योंकि न्यूमेरिकल में यही रिक्वायर्ड होगी और ये लर्न करनी पड़ेगी आपको। इट इज़ डिफाइंड एज द मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मिलीमोल्स में हमें वैल्यू निकालनी है हमेशा, चाहे मोल्स गिवन है, ठीक है, तो उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमोल्स में। मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास 1 लीटर कोलॉइडल सोल्यूशन है और उसको कोएगुलेट करने के लिए जितने इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसकी कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, ठीक है, फ्लक्चुएशन वैल्यू भी बोलते हैं इसको, ये कहेंगे।
उसके बाद बच्चों कोएगुलेटिंग पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू। बिल्कुल सही है, क्योंकि पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना कम अमाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स दे आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। उसके बाद बच्चों आओ एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको याद रखना है, यू हैव टू फाइंड आउट मिलीमोल्स फॉर 1 लीटर। ठीक है, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फाइंड आउट करने हैं आपको, कितने सोल्यूशन में, कितने कोलोइडल सोल्यूशन में, फॉर 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब जैसे बच्चों ये है हमारे पास, कहता है टू कोएगुलेट अ कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ 5 लीटर। कहता है 5 लीटर कोलोइडल सोल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए 2 मोलर KCl रिक्वायर्ड है। ठीक है, 2 मोलर KCl को ऐड किया जाता है। कैलकुलेट द कोएगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों हमें मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है, तो हमें क्या करने हैं, पर हमें तो मिली मोल्स फाइंड आउट करने हैं, और कितने सोल्यूशन के लिए, 1 लीटर सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो पहले 5 लीटर सोल्यूशन के लिए ही हम मोलैरिटी से क्या फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। जैसे ही हमारे पास मोल्स आएंगे वैसे ही हम मिली मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिली मोल्स आएंगे वो 5 लीटर के लिए आएंगे, फिर उसको क्या करेंगे बच्चों, 1 लीटर के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, ये पहले मैंने नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है वैसे, पर सॉल्व करके दिखाया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1000 बच्चों मिली लीटर में वैल्यू होती है, तो हम क्या लिखते हैं 1000, बट हमारे पास क्या है 5 लीटर है। ठीक है, तो मैंने क्या बना लिया, 5 वॉल्यूम 5 लीटर के ml बनाए, 5 × 1000, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 10 मोल्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स 10 आए हैं ना, तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 लीटर के लिए 2, क्योंकि 5 लीटर्स के लिए कितने थे, 10 थे। अब हमें तो क्या निकालना है, मिली मोल्स निकालने हैं। तो देखो मिली मोल्स कितने होंगे 1 लीटर में, 2 × 1000, दैट इज़ 2000 मिली मोल। ठीक है, इसका मतलब हमें, ठीक है, इसकी कोएगुलेशन वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2000 मिली मोल्स। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें कोएगुलेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें मिली मोल्स को फाइंड आउट करना है, कितने सोल्यूशन के लिए, फॉर 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन के लिए। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों गोल्ड नंबर। ठीक है, ये भी ऐसी है, एक डेफिनेशन है। ठीक है, जो लर्न करनी पड़ेगी, और इसके बिहाफ पे भी हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में पूरे में ही 2 न्यूमेरिकल हैं, एक कोएगुलेशन वैल्यू का और एक गोल्ड नंबर का। अब देखो बच्चों क्या लिखा, कहते हैं सम हाइड्रोफिलिक सोल्स मे एक्ट एज प्रोटेक्टिव सोल फॉर हाइड्रोफोबिक सोल्स। ठीक है, कहता है कि कुछ जो हाइड्रोफिलिक सोल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक सोल्स की प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो कोएगुलेट ना हो जाए। कैसे कोएगुलेट करते हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोएगुलेशन बाय फॉर्मिंग अ लेयर अराउंडिंग कोलोइडल पार्टिकल्स। वो क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स के अराउंड अपनी एक लेयर बना लेते हैं, और वो लेयर किसका काम करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। ठीक है, और जो उस लायोफिलिक सोल की जो प्रोटेक्शन पावर है कि, ठीक है, कि उसको कितना प्रोटेक्ट कर रही है, उसको हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। मतलब कुछ हाइड्रोफिलिक सोल्स हैं, ठीक है, कोई हमारे पास हाइड्रोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करने के काम कौन करते हैं, हाइड्रोफिलिक सोल काम करते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक सोल कैसे काम करेंगे, वो अपनी एक लेयर बना लेंगे, और एक लेयर जो बना लेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। कोएगुलेशन वैल्यू में क्या करवा रहे थे, कोएगुलेट करवा रहे थे, प्रेसिपिटेट बनवा रहे थे। गोल्ड नंबर में क्या करेंगे, उसकी कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे, मतलब बचाएंगे उसको कोएगुलेट होने से। ठीक है, तो क्या है बच्चों, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव सोल इन mg। ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखना है, मिलीग्राम। ठीक है, टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल के लिए ये चीज़ याद रखनी है, बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों बड़ी इजी सी डेफिनेशन है वैसे तो ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम जब पढ़ते हैं इसको, जब देखते हैं तो ये कन्फ्यूजिंग सी है। ठीक है, बड़ी कन्फ्यूजिंग है, क्या है 10 ml ऑफ गोल्ड सोल बाय एडिंग 1 ml ऑफ। ठीक है, देखो क्या करना है बच्चों, जैसे हमारे पास गोल्ड सोल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, गोल्ड सोल।
गोल्ड सोल के ये पार्टिकल्स हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर 10 ml 10% NaCl डाल दिया। ठीक है, 10% NaCl डालते ही क्या होगा, कोagulation स्टार्ट हो जाएगी, कोagulation विल टेक्स प्लेस, कोagulation अकर। तो इस कोagulation को रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, हम ऐड करते हैं प्रोटेक्टिव सोल। ठीक है, टू स्टॉप कोagulation protective soil should be added, protective soil added, protective soil is added। ठीक है, हमने प्रोटेक्टिव सोल को ऐड किया। अब वो प्रोटेक्टिव सोल हमने कितने मिलीग्राम में ऐड किया, उसे हम क्या कहते हैं, उसका गोल्ड नंबर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास, हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई गोल्ड सोल है, स्पेशली गोल्ड सोल के लिए होता है ये गोल्ड सोल है। हमने क्या किया, उसके अंदर जब हम 10% 1 ml ऑफ 10% NaCl की एडिशन की जाती है इसमें, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, कोagulation विल टेक्स प्लेस। और इस कोagulation को स्टॉप करने के लिए हम उसमें कोई प्रोटेक्टिव सोल की एडिशन करते हैं, और उस प्रोटेक्टिव सोल को हम कितने मिलीग्राम में ऐड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्हेन NaCl is added to gold soil coagulation will takes place and to prevent coagulation protective soil is added। ओके बच्चों, तो यहाँ पे यही चीज़ है बच्चों हमारे पास, कि हमारे पास गोल्ड नंबर की डेफिनेशन में आपको क्या याद रखना है, कि गोल्ड नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि 10 ml तो गोल्ड सोल होना चाहिए, ये तो एज इट इज़ होगा। ठीक है, 10 ml गोल्ड सोल के लिए हमें मिलीग्राम फाइंड आउट करने हैं प्रोटेक्टिव सोल के। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्ड नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर। बिल्कुल सही बात है, प्रोटेक्टिव पावर जितनी अच्छी होगी, मतलब उसका मतलब क्या है, हमें उस प्रोटेक्टिव सोल का अमाउंट उतना ही कम ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसका गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट इज, अब देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, टू प्रिवेंट द कोagulation ऑफ 10 ml गोल्ड सोल। ठीक है, 10 ml ही दे रखा बच्चों यहाँ पे, बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, NaCl सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। 0.025 ग्राम जिलेटिन इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव सोल। हमें क्या करना है, गोल्ड नंबर फाइंड आउट करना है। और बच्चों दूसरा क्या ध्यान रखना है, गोल्ड सोल का अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 ml। तो यहाँ पे 10 ml ही गोल्ड सोल है बच्चे। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे हमें ग्राम दिया हुआ है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपली मिलीग्राम्स में। मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ गया, 25 मिलीग्राम। इट मीन्स गोल्ड नंबर इज 25। ओके बच्चों, ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे प्योरीफिकेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ फ्लूइड्स, कि कैसे प्रेसिपिटेशन हो जाती है और कैसे प्योरीफिकेशन होती है हमारी फ्लूइड्स की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक ये अच्छे से कर लेना।